students, welcome to the series Current Affairs Online. My name is Amit and let's begin the session with the first topic India Qatar. This topic can be attributed from the module International Relations. ऑल ऑफ अस नो कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो आपका, सिविल सर्विसेज हो तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, और कोई भी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि इंडिया और कतर के बीच में इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह का है, पास्ट में कैसा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कतर कहाँ है। तो मैप का एक ओवरव्यू ले लो। ये जो वेस्ट एशिया में ये कतर कंट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है, बिकॉज पर्शियन गल्फ में हमेशा आपको पता है कि कुछ ना कुछ टेंसाइल इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, सऊदी अरब और यमन के बीच किस तरह का रिलेशन है सबको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इराक है, और जो हमारा ऑयल आता है ईरान से भी आता है, सऊदी से भी आता है, ओमान से भी, और यूएई से भी हमारा अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ हमारा प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इनसे ख़रीदना ही नहीं है, बल्कि हमें अब इनसे रिलेशन धीरे धीरे अच्छा करते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें बेचना भी है, सेल भी करना है, ताकि यहाँ से हम ठीक ठाक अपना कुछ अर्निंग कर लें, तो हमेशा हम ट्रेड डेफिसिट में ना रहें। ये हमारा एक गोल है। दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग द मैप इज़ सो वाइटल। तो इसको एक बार जूम आउट भी कर लो, देखो इंडिया यहाँ है, तो फिर जाहिर सी बात है हमारा ये नेबरहुड एक्सटेंड हो रहा है। ओके, हमारा ये नेबरहुड एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर met the top leaders of Qatar and discussed strengthening the economic and security cooperation between the two countries. तो किन किन बातों पर फोकस किया गया है? इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर फोकस किया गया है। ओके, तो दिस विजिट इज पार्ट ऑफ इंडियाज ऑन गोइंग आउटरीच टू वेस्ट एशिया। तो इंडिया का जो वेस्ट एशिया में अपना एक आउटरीच है, जो अपना एक्सटेंशन ऑफ नेबरहुड चाहता है इंडिया अपना वेस्ट एशिया में, उसका ये एक पार्ट के फॉर्म में इंडिया देखता है। ठीक है, अभी हाल ही में हमने देखा है कि कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडिया बेचना चाहता है यूएई को, और यूएई तैयार भी हो रहा है। अगर इंडिया एक आर्म्स एक्सपोर्टर कंट्री बन जाता है, ठीक है, तो फिर ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इंडिया जो उससे ऑयल खरीदेगा तो बदले में हम उसे हथियार बेच पाएंगे, और हमारे डीआरडीओ को या फिर हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को या पब्लिक सेक्टर को भी बहुत सारा काम मिल जाएगा, तो जॉब जनरेट होगा इंडिया में। तो ये सब बहुत अच्छा पहल है गवर्नमेंट का। इंडिया एंड कतर एग्रीड टू मेंटेन रेगुलर कंसल्टेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन ऑल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एट मल्टीलैटरल फोरा। तो याद रखना, फोरम का प्लूरल होता है फोरा। इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूड एनर्जी, पावर, पेट्रोकेमिकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट्स एंड एजुकेशन। ठीक है, India thanked Qatar for taking care of people from the Indian community during the COVID-19 pandemic. तो ये सब तो फॉर्मेलिटी है, इसको क्या ज़्यादा समझाऊँ। The last few years witnessed a palpable decline in the trade volume between the two countries due to the decline in the rates of gas and oil. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो कहाँ से आ जाएंगे उस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाए आपसे कि देर हैज द फ्यू सॉरी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, द लास्ट फ्यू ईयर्स विटनेस्ड अ पैल्पेबल डिक्लाइन इन द ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया एंड कतर बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर ए, बोथ कंट्रीज वेयर ऑन कन्फ्रंटेशन, ओके, टेंसाइल इन्वायरमेंट। दूसरा नंबर हो सकता है ड्यू टू यूएसए प्रेशर। तीसरा नंबर हो सकता है ड्यू टू चाइना इंटरफेरेंस। चौथा नंबर हो सकता है डिक्लाइन इन द रेट्स ऑफ गैस एंड ऑयल। तो फिर वहाँ पर जब इस तरह का स्टेटमेंट आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप ठीक से अगर देख के जा रहे हैं, तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी सेंटेंस जो हमारे आंखों के सामने से गुजरता है करंट अफेयर्स में, कब वो क्वेश्चन बनकर किस तरह से आ जाएगा एग्जाम में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर द स्टेट ऑफ कतर। कतर के लिए इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। कतर जितना एक्सपोर्ट करता है सारे कंट्रीज को, उसमें इंडिया फोर्थ स्थान रखता है अपना।
बोथ इंडिया एंड कतर ऑल्सो हैव गुड रिलेशन इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में भी इंडिया और कतर का बहुत अच्छा रिलेशन है। कतर्स की एक्सपोर्ट टू इंडिया इंक्लूड LNG, LPG, chemicals and petrochemicals, plastics and aluminium articles. India's key exports to Qatar include cereals, copper articles, iron and steel articles, vegetables, plastic products, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स etc. ऑब्वियस है कि जो जो चीज़ें वहाँ कम बनती है उसका एक्सपोर्ट इंडिया उन कंट्रीज को कर पाता है। सो कतर इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG टू इंडिया। तो भारत को सबसे ज़्यादा LNG सप्लाई करने वाला कंट्री कौन है? कतर है। ठीक है, ये भी एक जीके का क्वेश्चन हो गया। द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG टू इंडिया, कतर। आंसर होगा कतर। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 70% ऑफ इट्स नीड्स फॉर द नेचुरल गैस फ्रॉम कतर। तो इंडिया अपने नीड का, जितना भी उसका नीड है, उसका 70% कहाँ से लाता है? कतर से लाता है। 30% ही बाकी और किसी से खरीदता है। नेचुरल गैस की बात जहाँ तक होती है, LNG की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये कतर से लाता है। इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन विद कतर हैज़ सो फार बिन लिमिटेड टू ट्रेनिंग, पार्टिसिपेशन इन ईच अदर्स कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स एंड विजिट्स बाय शिप्स ऑफ इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। तो अभी तक लेकिन इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन कतर के साथ बहुत ही लिमिटेड है। एक दूसरे के साथ कभी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, कभी कभी इंडियन नेवी का कुछ शिप्स कतर चला जाता है, बस अभी तक इसी तरह का रिलेशन है। इससे आगे नहीं बढ़ पाया है। इससे आगे नहीं बढ़ पाया है का मीनिंग कि किसी भी तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन अभी तक में नहीं हो पाया है। फॉर एग्जांपल कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसके साथ इंडिया मिल करके रेगुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और रेगुलर कुछ वेपन का खरीद बिक्री होता है दोनों के बीच में। तो उस तरह का कुछ भी अभी कतर के साथ शुरू नहीं हुआ है, वो लिमिटेड है। जैर अल बहार रॉर ऑफ द सी इज द नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड कतर नेवी। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज है। जैर अल बहार रॉर ऑफ द सी, और ये एक नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है। इंडिया अप्रिशिएटेड कतर सपोर्ट एज ए को स्पॉन्सर टू इट्स रेजोल्यूशन एट द UNGA adopted anonymously with a record 177 co-sponsored, declaring 21st June as the International Day of Yoga IDY। तो बहुत ही रिमार्केबल बात है ये कि कतर एक 100% मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जब UNGA में लाया गया था कि उसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया जाए, उसको अनाउंस किया जाए, तो उसमें कतर ने अनोनिमसली सपोर्ट किया था। ठीक है, कतर सपोर्ट एज ए को स्पॉन्सर टू इट्स रेजोल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एडॉप्टेड अनोनिमसली विद अ रिकॉर्ड 177 को स्पॉन्सर्स, डिक्लेयरिंग 21st जून एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सपोर्ट करता हुआ 177 को स्पॉन्सर्स अपना वोट दिए थे या अनोनिमसली इसमें चुने थे, जिसमें कतर भी एक था। देयर आर 14 इंडियन स्कूल्स ऑफ कतर, 14 इंडियन स्कूल्स इन कतर ऑफरिंग CBSE सर्कुलर टू ओवर 30,000 स्टूडेंट्स, और जो कि इंडियन है। ठीक है, इंडियन कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट ग्रुप इन कतर विच इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 700 मिलियन। ठीक है, तो 7 करोड़ लोग आज भी कतर में रहते हैं। 7 करोड़ या 7 करोड़ लोग। ठीक है, कि 70 करोड़ होगा भाई, 700 मिलियन है ना। हाँ, तो 70 करोड़ लोग अभी कतर में रहते हैं जो इंडियन है। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपेट्रिएट ग्रुप इन कतर, इंडियन कम्युनिटी की बात अगर की जाए तो। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आते हैं। एक टॉपिक है इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल। ठीक है, न्यूमोसिल, पेन्यूमोसिल नहीं है, न्यूमोसिल है। न्यूमोनिया होता है। ठीक है, न्यूमोनिया के लिए एक वैक्सीन है, इंडिजिनस वैक्सीन है। इंडिया के साइंटिस्ट ने खुद से बनाया है और इंडिया में ये बना है, इसलिए इंडिजिनस कह रहे हैं इसको। तो इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में देखो थोड़ा। इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूमो
coccal conjugate vaccine Pneumosil has been launched, developed by Serum Institute of India SII through a collaboration with PATH and Bill and Melinda Gates Foundation। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तो बल्ले बल्ले है, हाल ही के दिनों में ये सक्सेस पर सक्सेस इसको मिलते जा रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस SII फॉर डेवलपिंग सच एन इम्पॉर्टेंट वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमोसिल, किसी ना किसी एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो न्यूमोसिल SII ने डेवलप किया है थ्रू ए कोलैबोरेशन विद पैथ एंड बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। Serum Institute of India is a Pune-based world's largest vaccine manufacturer by number of doses produced and sold globally। याद रखना, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ वैक्सीन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। न्यूमोकोकल डिजीज इज अ नेम फॉर एनी इन्फेक्शन काउज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाइन और न्यूमोकोकस। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिसके कारण एक डिजीज काउज होता है, ये इन्फेक्शन काउज होता है, जिसको कहा जाता है न्यूमोकोकल डिजीज। ठीक है, और इसी से बचने के लिए एक वैक्सीन तैयार किया गया है SII के द्वारा, दैट इज न्यूमोसिल। द बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में न्यूमोनिया का होना, मेनिंजाइटिस का होना, मिडिल ईयर इन्फेक्शंस का होना, ये सब किसके कारण से होता है? तो ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन का काउज क्या होता है? तो ये काउज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाइन या फिर न्यूमोकोकस। ठीक है, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। मेनी डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इवन फंजाई कैन काउज निमोनिया। न्यूमोकोकस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ सीवर निमोनिया। ठीक है, कभी कभी सीवर निमोनिया हो जाता है तो उसका भी काउज यही न्यूमोकोकस को माना गया है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाइन कह लो या फिर न्यूमोकोकस कह लो, एक ही बात है, यहाँ और दिया हुआ है। ठीक है, वैक्सीन टारगेट्स द न्यूमोकोकल बैक्टीरियम, उस बैक्टीरिया पर टारगेट करता है ये वैक्सीन, विच काउजेज न्यूमोनिया एंड अदर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज such as meningitis and sepsis, and is estimated to cause nearly 4 lakh deaths in children under 5 years of age each year worldwide। देखिए, पूरी दुनिया में हर साल करीब 4 लाख बच्चे मर जाते हैं सिर्फ इसी बैक्टीरिया के कारण, न्यूमोकोकल बैक्टीरियम के कारण, जो कि निमोनिया काउज करता है या फिर मेनिंजाइटिस या फिर सेप्सिस, इस तरह का कोई भी बुखार वो काउज करता है, चाहे वो दिमागी बुखार हो, मेनिंजाइटिस या फिर निमोनिया हो, तो उससे लेकिन हर साल पूरी दुनिया में 4 लाख बच्चे मर जाते हैं। वो भी क्या, तो 5 ईयर्स से लेस देन इक्वल टू 5 ईयर्स के बच्चे। तो समझ लो कि ये कितना भयानक स्थिति है कि मोर्टेलिटी रेट कितना बढ़ा रहा है ये पूरे वर्ल्ड का, ये एक वैक्सीन। और उसके लिए ये एक वायरस बोल रहा हूँ, ये एक बैक्टीरिया, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, और इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन तैयार कर लिया है। सो SII ने इतना इम्पोर्टेंट वर्क किया है, तो क्वेश्चन तो बनता है, तो क्वेश्चन आना तय है इस टॉपिक से, ये न्यूज़ से। अब ये जो वैक्सीन आया है, इट वाज लाइसेंस्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020, पहले ही लाइसेंस कर लिया जाता है। वैक्सीन आल्सो मेक्स SII द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू एक्सेस द ग्लोबल PCV मार्केट। ठीक है, तो ये पहला ऐसा संस्थान है जो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है जिसने ग्लोबल PCV मार्केट में अपना एक्सेस पाया है। ठीक है, SII इज ऑल्सो द मेकर ऑफ कोविशील्ड, द इंडियन वर्जन ऑफ द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उसका एक इंडियन वर्जन है कोविशील्ड, और उसको बनाने वाला कौन है? तो यही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो फिर वहाँ भी इसको सक्सेस हाथ लगते हुए दिख रहा है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू SII। पाथ के बारे में जान लो, PATH, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिएटल USA। ठीक है, तो ये USA में बेस्ड है। अब बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन भी कहाँ से है? सिएटल, वाशिंगटन। ठीक है,
तो प्राइमरी गोल्स ऑफ द फाउंडेशन आर टू इन्हेंस हेल्थ केयर एंड रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी अक्रॉस द ग्लोब एंड एक्सपैंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड अक्रॉस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द यूएसए। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड और यूएसए दोनों उन लोगों का गोल है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो। गवर्नेंस से इसको ले लेते हैं। तो इंडिया का पहला फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मेट्रो है। इसमें किसी भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बिना ड्राइवर के ये चलेगा। ठीक है। लॉन्चिंग ड्राइवरलेस ट्रेन, पीएम हेल्स मूव टू स्मार्ट सिस्टम्स। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड डीएमआरसी मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह वेर ऑल्सो एट द वर्चुअल इनॉग्रेशन। ठीक है, ये रहा। इंडियन एक्सप्रेस से ये पिक्चर आपके लिए लाया था। तो इसमें ड्राइवर नहीं होंगे। अब ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है पता नहीं, बस न्यूज़ है तो देख लो। ऐसे ड्राइवर का नहीं होना मुझे नहीं लगता है कि ये गुड न्यूज़ है। चलो ठीक है। तो दिल्ली मेट्रोज ड्राइवरलेस ट्रेन, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस एट 11 AM। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ड्राइवरलेस मेट्रो आ जाता है। अब देखो दोनों बात है। एक तो बात यह है कि मशीन अब अच्छे से काम करेंगे, कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे से काम हो जाएगा, अप टू डेट अप टू टाइम सब कुछ मिलेगा। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ड्राइवर्स का अगर इस तरह से पोस्ट ख़त्म होगा तो जो कुछ लोग ड्राइवर के जैसे एम्प्लॉयड हो जाते थे, रेलवे ड्राइवर के फॉर्म में एम्प्लॉयड रहते थे, अब उनका क्या होगा। तो उतना बेरोजगारी तो कम, उतना तो रोज़गार कम हो गया, उतनी तो बेरोजगारी बढ़ गई, तो फिर उनका क्या होगा। तो उनका देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कभी रोजगार का एक साधन बंद होता है तो उसके बदले कई साधन खुल जाते हैं। आप ये देखिए कि एक ट्रेन अब चलेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए ढेर सारे मशीन्स की ज़रूरत होगी ऑनलाइन, और उन मशीन्स को कंट्रोल भी तो फिर आदमी ही करेगा, तो जॉब कहीं ना कहीं फिर जनरेट हो ही रहा है। हाँ, तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है इससे, ये तो मैं भी मानता हूँ। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मेट्रो, it uses a braking system in which 50% of the energy goes back to the grid when the brakes are applied, which will save a considerable amount of energy, making it an energy efficient system। ये बहुत ही सिस्टम सिंपल है। देखो, हम सब जानते हैं कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में एक बात आप जान लो कि लोकल में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 200 किलोमीटर चलेगा तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि हाईवे पर वो 150 किलोमीटर चल पाएगा सिंगल चार्ज में। अगर सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलता है लोकल में, बाज़ार में, या फिर बहुत ही रश जहाँ पर है वहाँ पर, तो फिर वहाँ हाईवे पर वो कितना किलोमीटर चल पाएगा उसी चार्ज पर? 150 किलोमीटर। कम क्यों चलेगा हाईवे पर? डीजल या पेट्रोल कार में तो ज़्यादा चलता है, इसमें कम क्यों चलेगा? बिकॉज जब वो लोकल में चल रहा होगा तो बार बार ब्रेक लगाना होगा, बार बार स्पीड ब्रेकर आता है, बार बार ब्रेक लगाना होता है, सामने कोई आ जाता है, ट्रैफिक होता है। ठीक है। इसलिए होगा क्या कि जब भी वो ब्रेक लगाएगा तो चक्का का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जब उसके पहिए नाच रहे होंगे तो उसके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे, और जब वो ब्रेक लगेगा तो फिर वो रेस्ट में आएगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाएगा? तो कहा यह जाता है कि उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के पावर ग्रिड भेज दिया जाएगा। आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो वो बैटरी में ही स्टोर होता है। ट्रेन के केस में क्या होगा कि वो वापस पावर ग्रिड भेज दिया जाएगा। जो ब्रेक लगेंगे जब भी, तो वो एनर्जी पावर ग्रिड वापस भेज दिए जाएंगे। 50% ऑफ द एनर्जी गोज बैक इनटू द ग्रिड व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रेन 100% एनर्जी लेके चल रहा था अब 50% लेके ही चलेगा। इट इज़ ए बूस्ट टू मेक इन इंडिया, ऑब्वियस है। 130 megawatt of solar power is currently being used in the operation of metro rail, which the government intends to increase to 600 megawatt. The regional rapid transit systems and metro light models will reduce the distance between major cities and within them। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक पर चलो, स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनोवेटिव गवर्नमेंट टूल टू फंड पीएसबीज। ऑल ऑफ अस नो कि पीएसबी की हालत बहुत ख़राब है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हालत बहुत ख़राब है, और एनपीए इतना हो गया है कि
उनको रिकैपिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, द फंड्स रेज थ्रू issuance of these instruments, which are a variation of the recapitalization bonds issued earlier to public sector banks, are being deployed to capitalize the state run bank। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि कूपन बॉन्ड क्या होते हैं या बॉन्ड क्या होते हैं। तो होता ये है कि गवर्नमेंट एक इस तरह का एक पेपर बेचती है, छोटा सा कूपन होता है, ठीक है। उसमें मान लो लिखा हुआ है 100 रुपया, तो वो 100 रुपया में नहीं बेचती है गवर्नमेंट, वो डिस्काउंटेड प्राइस में बेचती है। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है कि 90 रुपये या 100 रुपये में, 90 रुपये या 80 रुपये में बेची, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि आज आप इसे 80 रुपये में लेना है या 90 रुपये में लेना है, जितने में मैं दे सकता हूँ आपको देता हूँ, डिस्काउंटेड प्राइस पे दूंगा, ठीक है। और उसमें कुछ टाइम है, उस टाइम के पूरा हो जाने के बाद, अगर उसमें 1 साल लिखा हुआ है तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद वो कूपन लेकर फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें उस कूपन में जितना लिखा हुआ है उतने रुपए दूंगा, ठीक है। एक खास टाइम से पहले ये कम से कम रेट में बिकेगा, 95 में बिक सकता है, 70 में भी बिक सकता है, 80 में भी बिक सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस समय इन्फ्लेशन कैसा है और रुपीज़ का क्या वैल्यू है। तो शुरू में जब वो बेच रहा होता है तो डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचता है, बाद में फिर वो पेपर लेकर आप वापस गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो जितना लिखा है उतना ही आपको वो गवर्नमेंट वापस करेगा। दिस काइंड ऑफ पेपर इज कॉल्ड कूपन बॉन्ड, और इसे कोई भी सिटीजन खरीद सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। आई होप आपने इसे समझ लिया है। तो गवर्नमेंट ने अपना जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू किया है कि पीएसबीज उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड फाइनेंशियल innovation to recapitalize Punjab and Sindh Bank by issuing the bank rupees 5,500 crore worth स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, ठीक है। तो जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स लिया गया, इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। The government has issued financial innovation to recapitalize Punjab and Sindh Bank by issuing the lenders rupees 5,500 crore worth of non-interest bearing bonds valued at par, ठीक है, ऑफ नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। तो इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। बैंक अगर आज 5,500 करोड़ में खरीदती है वो, या फिर आज वो कूपन लेती है तो फिर बाद में वो 5,500 करोड़ रुपए देकर गवर्नमेंट उसको वो कूपन लौटा सकती है, या जो भी उसमें प्रोविज़न होगा। सिंपल सी बात यह है कि बैंक एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो बैंक को गिफ्ट दे रही है 5,500 करोड़ का, ये गिफ्ट है। बाद में जिसे वो लौटा देगा बिना किसी ब्याज के। कौन लौटा देगा? बैंक लौटा देगा गवर्नमेंट को। देखते हैं कब वो लौटाता है। What kind of bonds are these? Unlike the previous tranches of recapitalization bond which carried interests and were sold to different banks, these non-interest bearing, non-transferable special G or I securities have a maturity of 10 to 15 years and issued specifically to Punjab and Sindh Bank। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या बात कही जा रही है? ओके। A bond is a fixed income instrument that represents a loan made by an investor to a borrower. In simple words, a bond acts as a contract between the investor and the borrower. Mostly companies and government issue bonds and investors buy these bonds as a savings and security option। तो केवल गवर्नमेंट ही नहीं, कंपनी भी इस तरह के बॉन्ड्स रिलीज करती हैं और लोग सेविंग्स और सिक्योरिटी ऑप्शन के रूप में इसको खरीदते हैं। These bonds have a maturity date, उस बॉन्ड में एक मैच्योरिटी डेट होता है, एंड व्हेन वंस दैट इज अटेंड द इशूइंग कंपनी नीड्स टू पे बैक द अमाउंट ऑफ टू द इन्वेस्टर एलोंग विथ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो जैसे ही वो डेट पूरा होता है तो फिर इन्वेस्टर को क्या करना होता है कि उसमें जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो उसको पे करना होता है, ठीक है, एलोंग विथ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट।
अब एक नया रूल आया है जीएसटी में, उसको भी एक बार देख लो, हालांकि हमारे एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो रूल क्या है कि मैंडेटरी किया गया है वैसे बिजनेसेस विथ अ मंथली टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 लाख रुपीज टू पे एटलीस्ट 1% ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लाइबिलिटीज इन कैश। अब तक में ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई भी टैक्स आपको कैश में ही देना है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि टू पे एटलीस्ट 1% ऑफ देयर जीएसटी लाइबिलिटीज इन कैश, इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार और देख लेना। हम आगे बढ़ते हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। ठीक है, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इंडियन टूरिज्म से इसको लेकर के आए हैं। लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2017, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, अपनी धरोहर अपनी पहचान। मिनिस्ट्रीज एजेंसीज इन्वॉल्व कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट यूटीज गवर्नमेंट। एम टू डेवलप टूरिज्म एमिनिटीज एट हेरिटेज नेशनल टूरिस्ट साइट्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया फॉर मेकिंग देम टूरिस्ट फ्रेंडली एंड प्लान्ड एंड फेज्ड मैनर। तो क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, और इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं? देखो अपना देश, आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स, स्वदेश दर्शन, पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखो ठीक से। 5% of positive samples to go for whole genome sequencing, COVID task force. COVID task force. On Saturday, the health ministry said more than 50 samples of the UK returnees are currently under sequencing at the designated laboratories. तो हाल ही में हमने सुना है कि जो यूके से कुछ लोग आए हैं, तो वो जो सेकेंड वेव का कोरोना वायरस आया है, थोड़ा सा जो उसका स्ट्रेन चेंज होकर आया है, तो उस तरह का कोरोना को डिटेक्ट किया गया है। दैट मीन्स जो मैच्योर्ड, जो मुचुएशन होया हुआ कोरोना वायरस है, ठीक है, मुचुएटेड कोरोना वायरस है, वो पाया गया है यूके से आने वाले लोगों में। तो वहाँ कहा गया है एक हाई लेवल टास्क फोर्स के द्वारा कि पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू डिटेक्ट एंड कंटेन द म्यूटेंट वेरिएंट। याद रखना, जो नया वाला जो स्ट्रॉन्गर कोरोना वायरस आया है उसको कहा जाता है म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, तो उसको कंटेन करने के लिए एज मैनी 5% ऑफ पॉजिटिव केसेस फ्रॉम ऑल स्टेट्स विल बी टेस्टेड फॉर होल जीनोम सिक्वेंसिंग, WGS। तो हाई लेवल टास्क फोर्स पर कोविड-19 ने ये कहा है कि 5% ऑफ द पॉजिटिव केसेस फ्रॉम ऑल स्टेट्स विल बी टेस्टेड फॉर होल जीनोम सिक्वेंसिंग। On Saturday, the Health Ministry said more than 50 samples of the UK returnees are currently under sequencing at the designated laboratories. The meeting of the National Task Force on COVID-19 was attended by Dr. Vinod Paul। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़पेपर से था। तो अब यहाँ अगर आप DNA RNA को थोड़ा अच्छे से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। न्यूक्लियस सेल होता है, उसमें ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के भीतर इस तरह का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, और केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो फिर उसका बहुत सारा बिहेवियर बदल जाता है। दिस सेट इज कॉल्ड DNA RNA। ठीक है, जावेडकर होस्ट्स इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग एट 8 बीचेज अक्रॉस इंडिया। तो प्रकाश जावड़ेकर अभी कौन है? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने भारत के 8 बीचेज पर ब्लू फ्लैग होस्ट किया है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। BPSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिया में कितने कितने बीचेज को ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? तो वो 8 सी पोर्ट को मिला है। कप्पड़, शिवराजपुर, घोघला, कसारकोड एंड पादुबिद्री कर्नाटका, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा एंड राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
The flags were also simultaneously hoisted on these beaches physically by state ministers and senior officials of the respective state and union territories. Okay, ठीक है। तो फिर अब देखो, इसको मैप में एक बार देख लो। ये है शिवराजपुर का बीच, ठीक है, इसे मिला है ब्लू फ्लैग। इसे भी मिला है ब्लू फ्लैग। घोघोला बीच दीव, भोगावे बीच महाराष्ट्र को भी मिला। पादुबिद्री एंड कासारको बीच कर्नाटका को भी मिला है, ठीक है। उसके बाद इसे नहीं मिल पाया, प्रपोज्ड तो ये भी था लक्षद्वीप, ठीक है ना। बंगाराम बीच इसे नहीं मिला है। कप्पड़ बीच केरला को मिला। गोल्डन बीच ओडिशा को मिला। रोशिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश को मिला। और राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार को मिला। बाकी प्रपोज्ड इंडियन गवर्नमेंट ने इन सब के लिए भी क्या था कि इनको भी मिले। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसके लिए एक अलग टॉपिक मुझे लेना चाहिए और कभी लूँगा ज़रूर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये जान लें कि बीच के बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, तब जाकर के ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। बीच एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं भी पॉल्यूशन नहीं फैल रहा हो, लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंक रहे हो, कचरा का पूरा निपटान हो, कचरा समुद्र में ना फेंका जाता हो, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो। मतलब परफेक्ट कंडीशन अगर सब कुछ है वहाँ पर, क्लीनलीनेस का, इन्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, तो फिर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है ये भी देख लो। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, ठीक है। 33 स्टेंजेंट क्राइटेरिया के अंडर में दिया जाता है। 33 स्टेंजेंट क्राइटेरिया में अगर कोई बीच फिट पाया जाता है तो उस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अपने आप में ये मीनिंग होता है कि अब ये बीच सेफ़ है, इन्वायरमेंटली सेफ़ है और हेल्दी है। तो इस तरह से क्या होता है कि विदेशों में जो भी लोग हैं वो अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीच खोजते हैं तो उन्हें मिल जाता है कि चलो भाई वहाँ चलते हैं। तो पहले इंडिया इस मामले में पिछड़ा था, तो बीच पर जो टूरिस्ट आने वाले होते थे वो कम आते थे, तो इससे हमें नुकसान होता था। लेकिन अब जब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है और इसे पब्लिक भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है, तो फिर हमारे यहाँ पर टूरिज़्म यानी टूरिस्ट का आना बढ़ सकता है, ठीक है। टूरिस्ट का डेंसिटी बढ़ सकता है हमारे देश में। सो वी आर ग्रेटफुल कि ऐसा कुछ हुआ है। ऑन दिस नोट वी कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।